Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start next topic of chapter 6, work, power and energy. The topics are work done by a variable force, energy, different forms of energy, kinetic energy, definition and formula, note on kinetic energy. So first, work done by variable force. वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो फोर्स हमारा चेंज होता जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हर बार चेंज होता जा रहा है. कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं. जैसे इनिशियल हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, फिर उसके बाद हो गया 2 न्यूटन, फिर उसके बाद हो गया 2.5 न्यूटन. तो इस तरीके से जो फोर्स है उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स. अब सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो मेरे पास बॉडी थी उस बॉडी की इनिशियल पोजीशन थी XI, एक्स इनिशियल, और फाइनल पोजीशन हुई XF. तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाया और फोर्स हर बार जो है फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती गई. तो मुझे यहाँ से यहाँ तक इस बॉडी में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट में उस बॉडी पर मैंने कितना वर्क डन किया है वो मुझे निकालना है. तो सिंपली हमें पता है कि F इंटू डी करने से हमारा वर्क डन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम F इंटू डी नहीं कर सकते क्योंकि F की वैल्यू हर बार हमने चेंज की है. जो हमें ग्राफ मिल रहा है उस ग्राफ से देखने पर पता चल रहा है कि F की वैल्यू हर एक पॉइंट पर अलग अलग है. कहीं पर F की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, फिर कहीं पर F की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है. तो F कांस्टेंट नहीं है तो हम उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमने इस पूरे जो हमारा ये पूरा जो एरिया है जिसमें हमने वर्क निकालना है उस पूरे एरिया को हमने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, यानी कि छोटे छोटे स्ट्रिप्स एरिया में हमने उसको ब्रेक कर लिया है. और हर एक स्ट्रिप को मैंने सपोज कर लिया है कि ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है कितना है, डेल्टा एक्स. हर एक स्ट्रिप का स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा एक्स. अब सपोज कर लिया कि एक सिंगल स्ट्रिप के लिए जो फोर्स था उस फोर्स की वैल्यू, हालांकि वो बहुत मिनिमम फोर्स है, तो उस फोर्स की वैल्यू जो है वो उस सिंगल स्ट्रिप के लिए कांस्टेंट रही है. तो इस सिंगल स्ट्रिप का अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वो इजीली निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क डन है जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम डिस्प्लेसमेंट है, तो उस कम डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा वो भी बहुत कम होगा. तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि स्मॉल वर्क डन इन दिस स्ट्रिप इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन दिस स्ट्रिप एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. सो ये यहाँ पर ये इस छोटी सी स्ट्रिप का हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया. अब अगर मैं इसी तरीके से हर एक स्ट्रिप का वर्क डन निकाल लूँ और उनको आपस में सबको ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा. तो इसी तरीके से हम वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे. सो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by the body from XI to XF, where XI is position in initial and position in final condition, can be considered to be made up of infinite number of infinitesimally small delta x. बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में उसको ब्रेक कर दिया है. फोर्स Fx may be considered to be constant over this डेल्टा एक्स, और फोर्स को हमने एज्यूम कर लिया है कि बहुत छोटी जो स्ट्रिप है उसके लिए फोर्स क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है. तो उस बहुत छोटी स्ट्रिप में जो बहुत छोटा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्स डेल्टा एक्स. अब इसको हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो हमें हर एक स्ट्रिप का वर्क डन निकाल के उसको हमें ऐड कर देना है. सो ऐड करने के लिए हम समीशन अप्लाई करेंगे. सो डब्ल्यू इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डेल्टा एक्स. इफ द डिस्प्लेसमेंट आर अलाउड टू अप्रोच जीरो, then the summation approaches a definite value equal to the area under the cover. Then the work done is, अगर हम सपोज कर लें कि डेल्टा एक्स हमारा इतना छोटा है कि उसको हम ज़ीरो एज्यूम कर सकते हैं, देन इसमें हमने लिमिट लगा दी. W इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू ज़ीरो, मीन्स डेल्टा एक्स जो है वो नियरली ज़ीरो के बराबर है. देन सिग्मा एक्स आई एक्स एफ एफ एक्स डेल्टा एक्स, और इसको हम इंटीग्रल कैलकुलेशन में लिखते हैं. जब हम इंटीग्रल कैलकुलस करते हैं तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
xi to xf where xi is lower limit and xf is upper limit fx delta x। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर वर्क डन है वो वर्क डन फोर्स और x का प्रोडक्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, बट लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ स्टार्ट हुआ है xi से और फिनिश हुआ है xf पर। Thus, for a varying force, the work done can be expressed as a definite integral of force over displacement। तो इस तरीके से हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क है। अगर किसी पर्सन में कोई भी काम करने की एबिलिटी है तो इसका मतलब है कि उसके पास एनर्जी है। मीन्स अगर वो कोई काम कर सकता है, उसके अंदर किसी काम को करने की कैपेसिटी भी है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। अगर किसी पर्सन के पास एनर्जी होगी तभी वो उसको कन्वर्ट कर पाएगा वर्क डन में, और अगर वो वर्क डन कर सकता है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। So the amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released। यानी कि जब भी उसकी एनर्जी रिलीज होगी तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा, और काम वो तभी कर सकता है जब उसके पास एनर्जी होगी। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है जो कि वर्क के यूनिट के बराबर है। CGS यूनिट इसका अर्ग है, ये भी वर्क के यूनिट के बराबर है। सो 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग, जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, एंड 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 to the power -7 जूल। अर्ग क्या है? CGS सिस्टम में यूनिट है, और जूल क्या है? SI सिस्टम में यूनिट है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी जो होती है उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग टोटल यूनिवर्स की जो पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसके फॉर्म्स को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल टू हीट एनर्जी में कर दिया, हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी में कर दिया, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में किया। तो इस तरीके से एनर्जीज़ को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जब भी दो चीज़ें आपस में टकराएंगी तो उनकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाती है, वहाँ पर चीज़ गर्म हो जाएगी। जैसे कि आप अपने हथेलियों को बहुत टाइम तक अगर रगड़ते हैं तो आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी थी वो एनर्जी अब कन्वर्ट हो चुकी है हीट एनर्जी में। इसी तरीके से साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। जैसे कि सेल्स में जो केमिकल्स फिल होते हैं, उस सेल को जब हम पूरा सर्किट बना देते हैं तो उस सेल से ही हमारा बल्ब जो है वो जलता है। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट्स भी किसी भी चीज़ को मूव करा सकते हैं, तो मैग्नेट्स के पास जो एनर्जी है वो है मैग्नेटिक एनर्जी। इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि न्यूक्लियस के पास जो उसकी एनर्जी है, उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी होती है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारे हमारे यहाँ वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी के। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पर इस चैप्टर में हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी है वो ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज़ द मेजर ऑफ वर्क ऑफ अ बॉडी कैन डू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और इसको हम इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं कि अगर मूव करती हुई बॉडी कुछ वर्क कर सकती है तो दैट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सो अ मूविंग क्रिकेट बॉल पजेस काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मूव कर रही हैं सबके पास काइनेटिक एनर्जी है। सपोज अगर कोई बॉल है वो हाई स्पीड से मूव करती हुई आ रही है, और अगर उसको किसी फील्डर ने कैच किया तो वो बॉल एक बहुत बड़ा प्रेशर उसके हथेलियों पर लगाएगी। तो यानी कि उस बॉल ने क्या किया? काम किया। उस बॉल ने काम किया, और उसका प्रेशर या उसका फोर्स फील किसने किया? उस पर्सन के हाथों ने फील किया।
और अगर यही बॉल किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है, ये एक हैवी बॉल मूव करती हुई जब किसी मेटालिक सरफेस पर पड़ती है तो वहाँ पर वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी दोनों ही प्रोड्यूस करेगी। तो इसका मतलब है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी अब कन्वर्ट हो चुकी है हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। तो हर मूव करती हुई बॉडी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, यानी कि एक छोटा सा डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी का। सपोज कर लिया कि हमारे पास एक बॉडी है whose mass is m moving with velocity u is acted upon by a force f for time t। सपोज कर लिया कि कोई भी बॉडी है जिसका कि मास है m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। अब उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, तो जब हमने फोर्स लगाया तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, यानी कि अब उस बॉडी की जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई u से बढ़कर हो गई v, और इस u से v तक वेलोसिटी होने में उसने t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया। तो यहाँ पर वर्क कितना हुआ, सो वर्क इक्वल्स टू हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज f इनटू s, एंड वी नो दैट f इक्वल्स टू ma, सो हेयर ma इनटू s। अब इसको मैंने as को अलग कर लिया है, m को अलग कर लिया है। वी नो दैट बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो as इक्वल्स टू, अब इसको हमने as को निकाला है तो 1/2 को हम इधर ले गए और u को इधर ले गए, सो u को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यहाँ पर 2 जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर as इन इक्वेशन 1, अब इस इक्वेशन को हमने इस वैल्यू को as की जो वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन 1 में रख दिया इसमें। सो w इक्वल्स टू हो जाएगा ये m 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देन w इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस वर्क डन इज पजेस्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पर जो ये वर्क डन हुआ है वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ है। सो यहाँ पर जो भी वर्क डन हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी कि जो ये W है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पर ये 1/2 mv स्क्वायर ये है आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड माइनस 1/2 mu स्क्वायर ये है आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बीच का डिफरेंस है टोटल वर्क डन। तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो इस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मास जितना ज़्यादा होगा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि अगर आप एक पेपर की बॉल बनाकर फेंको, आप एक पेपर की बॉल बना लीजिए और एक सेम साइज़ का स्टोन ले लीजिए, तो जब आप पेपर की बॉल किसी को फेंकेंगे, किसी को मारेंगे तो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी सामने वाले की बॉडी पर बहुत कम वर्क करेगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। अब उसी साइज़ का अगर आपने एक स्टोन लिया है तो उसका मास पेपर बॉल के मास के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो सामने वाले की बॉडी पर बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, उसको हर्ट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। इफ़ मास इज़ डबल काइनेटिक एनर्जी इज़ डबल, अगर मास डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। इफ़ मास इज़ हाफ काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑल्सो हाफ, काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है अगर मास आधा होता है तो। बट वेलोसिटी के केस में ये नहीं है, अगर वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो वेलोसिटी नेगेटिव है यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो अगर हम नेगेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं तो ओवरऑल ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो इस वजह से
काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। द टर्म स्पीड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसमें वेलोसिटी की जगह पर हम टर्म स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, तो वहाँ पर वेलोसिटी की जगह पर स्केलर क्वांटिटी स्पीड यूज़ किया जा सकता है। सो थैंक यू।